नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो पॉलिटिशियंस खुद पावर पर आने के लिए अपने देश के जनता को किस तरीके से बेवकूफ बनाता है, आज फिर आपको उसका एक नजारा देखने को मिलेगा इस वीडियो में। आपको ऑलरेडी याद है कि मालदीव में क्या हुआ था। मुइज़ जो एंटी इंडियन रेटोरिक के दम पर पावर पे तो आ गए, जैसे ही पावर पे आया तो उनके फैसले भी बिल्कुल उनके प्रीवियस लीडर्स की तरह ही था। बस पावर पे आने के लिए अपने देश के जनता को एक हेट बेस्ड राजनीति का यूज किया उन्होंने, और ऐसा सिर्फ उन्हीं देश में पॉसिबल हो पाता है जिस देश की जनता निहायत ही जाहिल और गवार है, जिनको बेसिक चीजें क्या अच्छा है क्या बुरा है खुद के लिए वह डिफरेंशिएट करना नहीं आता है। बस रिलीजन के नाम पर उनको कुछ भी करा लो और ये अंधों की तरह फॉलो करते रहेंगे। तो हमारे देश के लिब्रांडुस जो पैट्रियोटिक इंडियंस को भक्त बोलते हैं, असल में ये रियल भक्त है जो कि आंख बंद करके बांग्लादेश, मालदीव और हमारे देश के जो पीसफुल है, जो आए दिन पीस फैलाते रहते हैं, उनको आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं। तो इस वीडियो में भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा कि जो नीति शेख हसीना ने अपनाई थी वही नीति आज दोबारा बांग्लादेश दोहरा रहा है, क्योंकि इंडिया के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो घूम फिर के फैसले तो वही सेम रह गए, लेकिन बीच में बहुत सारे लोगों की जान गई और यही एक अल्टीमेट बेवकूफ देश की एग्जाम्पल है। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं, जहां पर हमें फिर से बांग्लादेश लोग कितने बेवकूफ हैं उसका एक नजारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले YouTube पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था, क्या ये प्लानिंग भारत को खुश करने के लिए थी? बीएनपी हसीना के समझौते को क्यों लागू कर रही है? आखिर बीएनपी सरकार को असल में चला कौन रहा है, तारिक रहमान या फिर हसीना? I have a plan. 2 दिन पहले संसद में खड़े होकर रेल मिनिस्टर शेख रबियुल आलम ने कहा कि 2027 तक भारत से रेल के 200 बोगी या कोचेस आ रहे हैं। इस संख्या को अच्छे से याद रखिए, 200, और वो भी भारत से। अब जरा हसीना के भागने से 3 महीने पहले की एक न्यूज देखते हैं। जुगंतर 20 मई 2024, भारत से ट्रेन के 200 बोगी खरीदेगा बांग्लादेश। उस समय हसीना ऑलरेडी इस एग्रीमेंट पर साइन कर चुकी थी। इसका मतलब क्या है? भारत के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर हसीना ने जो डील की थी उसी को अब बीएनपी इंप्लीमेंट कर रही है। अब सवाल यह है कि इन ट्रेन्स या इन कोचेस के लिए पैसा आएगा कहां से? शेख रबियुल आलम ने कहा कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के फंडिंग से ये कोचेस लाए जा रहे हैं। अब जरा हसीना के समय की न्यूज भी देख लीजिए। এবার হাসিনা আমলের নিউজ দেখেন। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 1626 करोड़ टका में भारत से 200 ब्रॉड गेज पैसेंजर कोचेस खरीदेगा। इनकी खरीद यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के लोन से की जाएगी। मामला क्लियर है, लेंडर इंस्टीट्यूशन भी वही है, कोचेस की संख्या भी सेम है और जिस देश से आ रहा है वो भी कॉमन है। इसका मतलब साफ है कि हसीना ने जो एग्रीमेंट किया था उसी को बीएनपी बस इंप्लीमेंट कर रही है। हसीना ने भारत को खुश करने के लिए ऐसे कई एग्रीमेंट्स किए थे, लेकिन सवाल यह है कि बीएनपी भी उसी रास्ते पर क्यों चल रही है? बांग्लादेश रशिया से क्रूड तेल खरीदकर भारत में रिफाइन कराने की प्लानिंग कर रहा है, जबकि अपने रिफाइनरी का कोई ठिकाना नहीं है। इसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर भारत गए। एस जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेशियों के लिए वीजा और आसान किया जाएगा। अब जरा सोचिए, ट्रेन कोचेस, वीजा और तेल, इन तीनों में फायदा किसका ज्यादा है? सबसे पहले आते हैं इन 200 कोचेस पर। हमें एक साथ 200 कोचेस भारत से ही क्यों खरीदने हैं? क्या हम सीकेडी बेसिस पर चाइना, कोरिया या दूसरे देशों से पार्ट्स लाकर अपने देश में असेंबल नहीं कर सकते? अब ये सीकेडी बेसिस क्या होता है? सीकेडी यानी कंप्लीटली नॉकडाउन। इसका मतलब है कि आप किसी व्हीकल को पूरा तैयार रूप में खरीदने के बजाय उसके छोटे छोटे पार्ट्स खरीदकर अपने देश की लोकल फैक्ट्री में असेंबल करते हैं, यानी जोड़कर पूरा बनाते हैं। बांग्लादेश में यह काम टीवीएस मोटर कंपनी, यामाहा मोटर कंपनी, हीरो मोटोकॉर्प और सुजुकी जैसे ब्रांड्स करते हैं। अब सवाल यह है, ऐसा करने से फायदा क्या होता है? फायदा यह है कि आप एक साथ पूरा रेडीमेड व्हीकल खरीदने के बजाय अगर उसके छोटे छोटे पार्ट्स खरीदकर अपने देश में असेंबल करते हैं तो इसकी कॉस्ट काफी कम पड़ती है। इसके अलावा जब आप ये पार्ट्स लाकर लोकल फैक्ट्री में असेंबल करते हैं तो वहां वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और देश के युवा बेरोजगारों को जॉब्स मिलती हैं। अब जरा सोचिए, अगर हम एक साथ 200 ट्रेन कोचेस खरीदने के बजाय अपनी इमीडिएट जरूरत के लिए 100 कोचेस भारत से खरीद लें और बाकी 100 कोचेस सीकेडी बेसिस पर अलग अलग देशों से पार्ट्स मंगाकर अपने देश में असेंबल करें, तो क्या होगा? हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा
इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट मिलेगा और साथ ही हमारी ट्रेन की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। এটাও ফুলফিল হলো। ইভেন আমরা যে ভারত থেকে ট্রেন কিনে, ভারত কিন্তু ট্রেনের প্রযুক্তির প্রোটোটাইপ চায়না ও অন্যান্য দেশ থেকে সরবরাহ করে। यहाँ तक कि हम जो भारत से ट्रेन खरीदते हैं, भारत भी पूरी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप नहीं करता, बल्कि चाइना और दूसरे देशों से काफी टेक्नोलॉजी लेता है। तो फिर बीएनपी ऐसा क्यों नहीं कर रही? अगर ऐसा किया जाता तो बीएनपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो 1 साल में 1 करोड़ जॉब्स बनाने की बात थी, उसका एक बड़ा हिस्सा यहीं पूरा हो सकता था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दूसरे देशों पर हमारी डिपेंडेंसी भी कम हो जाती। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल रियलिटी है। अगर युवाओं को जॉब्स मिल जाएं, तो पॉलिटिकल रैलीज में भीड़ कौन लाएगा? स्लोगन्स कौन लगाएगा? अगर युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे तो पावर शो करने वाली रैलियों में लोग कहां से आएंगे? आप कभी डोनाल्ड ट्रंप, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद या शी जिनपिंग के पीछे इस तरह की भीड़ भागते नहीं देखेंगे, जैसा कुछ जगहों पर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पर जोर दिया जाता है, लोगों को जॉब्स मिलती हैं। और यही एक बड़ी समस्या है, जहां कभी कभी पॉलिटिकल कल्चर ऐसा बन जाता है कि बेरोजगारी खुद एक टूल बन जाती है, जिसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। তাদেরকে তারা তাদের পলিটিক্যাল ওয়েপন হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, কারণ যাকে আপনি क्योंकि जिसे आप जॉब दे देंगे, वो अपनी जॉब छोड़कर आपके पॉलिटिकल रैलियों में हिस्सा लेने नहीं आएगा। एक और फैक्ट ये है कि दादाओं को खुश रखना भी होता है। आप देखेंगे कि बांग्लादेश ज्यादातर इंडिया से ही रेलवे कोचेस खरीदता है, इंजन भी इंडिया से ही लेता है। यहाँ तक कि लगभग 90 से 95% रेलवे परचेसेस इंडिया से ही होते हैं। तो सवाल यह है कि जहां इसकी जरूरत है, वहां बांग्लादेश सरकार ऐसा सिस्टम क्यों नहीं अपनाती? इसका एक और रीजन बताया जाता है कि इंडिया से ये परचेसेस करने के पीछे कमीशन बेज और करप्शन के मौके होते हैं। ऐसे डील्स के पीछे पैसा कमाने और घोटाले की गुंजाइश रहती है। अब अगर आप खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, तो फिर ये एक्स्ट्रा इनकम कैसे होगी? जाहिर है, कोई भी ऐसी व्यवस्था बंद नहीं करना चाहता जहां से दोनों तरफ से कमाई हो रही हो। इसी वजह से बांग्लादेश में रेलवे इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे नहीं बढ़ पाता और सीकेडी बेसिस पर अपने देश में ट्रेन बनाने की दिशा में कदम नहीं उठाए जाते। এবার আসি अब आते हैं तेल के मुद्दे पर। रशिया से खरीदा गया ऑयल इंडिया में रिफाइन क्यों करना पड़ रहा है? वजह यह है कि रशिया के कच्चा तेल को रिफाइन करने के लिए हमारे पास एडिक्वेट रिफाइनरी कैपेसिटी नहीं है। बांग्लादेश में चटगांव के पतेंगा में ईस्टर्न रिफाइनरी लिमिटेड ERL नाम की सिर्फ एक रिफाइनरी है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्रूड तेल क्या होता है। जमीन से यानी तेल क्षेत्र से जो कच्चा तेल निकलता है, वही क्रूड तेल होता है। इसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसे रिफाइनरी में ले जाकर प्रोसेस किया जाता है। रिफाइनिंग के बाद इससे डीजल, पेट्रोल, ऑक्टेन, बिटुमेन जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। क्रूड तेल खरीदने का फायदा यह है कि एक ही सोर्स से आपको कई तरह के फ्यूल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, डीजल, पेट्रोल, ऑक्टेन, बिटुमेन और भी बहुत कुछ। इसलिए दुनिया के ज्यादातर देश क्रूड तेल ही खरीदते हैं, फिर उसे रिफाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। बांग्लादेश आमतौर पर मिडिल ईस्ट के देशों से ऑयल खरीदता है और उसे अपनी रिफाइनरी में लाकर रिफाइन करता है। रूसी क्रूड तेल की समस्या यह है कि यह आमतौर पर मिडिल ईस्ट के क्रूड तेल से ज्यादा हैवी होता है। इसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है और कंपोजिशन भी अलग होता है। जबकि बांग्लादेश की रिफाइनरी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो मेनली हल्के और रिलेटिवली स्वीट क्रूड यानी मिडिल ईस्ट के तेल को रिफाइन कर सके। अब सिचुएशन ये है कि मिडिल ईस्ट से सप्लाई प्रभावित हो रही है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही में दिक्कतें और रीजनल टेंशंस जैसे ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच टकराव। इस वजह से बांग्लादेश को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए रशिया से क्रूड तेल खरीदना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि ये रशियन क्रूड हैवी है और इसे रिफाइन करने के लिए हमारे पास सूटेबल रिफाइनरी नहीं है, इसलिए इसे इंडिया में रिफाइन करवाना पड़ता है, क्योंकि वहां ऐसी रिफाइनरीज मौजूद हैं जो हैवी क्रूड हैंडल कर सकती हैं। अब असली ट्विस्ट ये है, हमारी एकमात्र रिफाइनरी ईस्टर्न रिफाइनरी लिमिटेड 1968 में स्थापित हुई थी, यानी पाकिस्तान पीरियड में। 1971 में देश आजाद होने के बाद भी पिछले 50+ सालों में इसका कोई बड़ा मॉडर्नाइजेशन या एक्सपेंशन नहीं हुआ। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया? कारण क्या है? कहा जाता है चेतना की राजनीति और पावर डायनामिक्स। इन्हीं चीजों में उलझकर उस तरफ ध्यान देने का समय ही नहीं मिला। और एक दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि बड़े देशों के इंटरेस्ट को मेंटेन करना। इसी वजह से पाकिस्तान पीरियड में बनी ईस्टर्न रिफाइनरी लिमिटेड के बाद पिछले 50 सालों में कोई नई रिफाइनरी डेवलप नहीं की गई। अब एक और बड़ी बात, हमारे देश में खुद का तेल रिजर्व नहीं है। मतलब हमारी जरूरत का 100% तेल हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। फ्यूल के तौर पर हम सबसे ज्यादा डीजल इस्तेमाल करते हैं। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के 2024 के डेटा के अनुसार बांग्लादेश में हर साल लगभग 45 लाख टन डीजल की जरूरत होती है और यह पूरा का पूरा इंपोर्ट करना पड़ता है। जब हम क्रूड तेल खरीदते हैं और उसे रिफाइन करते हैं तो हमें डीजल, पेट्रोल और ऑक्टेन जैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन हमारी डिमांड पेट्रोल और ऑक्टेन की उतनी ज्यादा नहीं है। इसका मतलब यह है कि क्रूड तेल रिफाइन करने के बाद जो पेट्रोल और ऑक्टेन मिलता है वो हमारी जरूरत का लगभग 90 से 100% पहले से ही पूरा कर देता है। শুধুমাত্র ডিজেলের। এবার আসুন আমাদের ইস্টার্ন রিফাইনারিতে। ইস্টার্ন রিফাইনারির ক্রুড অয়েল हमारी कमी सिर्फ डीजल में रहती है। अब आते हैं ईस्टर्न रिफाइनरी पर।
ईस्टर्न रिफाइनरी लिमिटेड साल में लगभग 15 लाख टन क्रूड ऑयल रिफाइन कर सकती है, यही इसकी कैपेसिटी है। इस 15 लाख टन क्रूड को रिफाइन करने के बाद हमें लगभग 7 से 7.5 लाख टन डीजल मिलता है, जबकि शुरुआत में ही बताया गया कि हमारी टोटल डीजल डिमांड करीब 45 लाख टन है। अब जरा कंपेयर कीजिए, डिमांड 45 लाख टन और प्रोडक्शन सिर्फ 7 लाख टन के आसपास। यानी हम अपनी जरूरत का सिर्फ 17 से 18% डीजल ही खुद रिफाइन कर पाते हैं। बाकी जो 80 से 83% डीजल है वो हमें बाहर से खरीदना पड़ता है, और वो भी ऑलरेडी रिफाइंड डीजल। ये रिफाइंड डीजल हम ज्यादातर मिडिल ईस्ट और इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, डीजल तो हमें हर दिन चाहिए, और जब हमारे पास खुद का ऑयल रिजर्व भी नहीं है तो हमें इसे खरीदना ही पड़ेगा। तो सवाल उठता है, अगर अब तक कोई पूरी तरह बांग्लादेश फोकस्ड पॉलिसी होती तो क्या पाकिस्तान पीरियड में बनी इस रिफाइनरी के बाद नई रिफाइनरीज डेवलप नहीं की जाती? নাম বলে করে দেয় রিফাইনারির পর নতুন করে আবার রিফাইনারি করতো না, কারণ হচ্ছে আমাদের চাহিদার 83%। कारण यह है कि हमारी जरूरत का करीब 83% डीजल हमें बाहर से खरीदना पड़ता है। अगर कोई ट्रूली बांग्लादेश फोकस्ड पॉलिसी होती तो जो रिफाइनरी पहले से बनी है ईस्टर्न रिफाइनरी लिमिटेड, उसकी कैपेसिटी को डबल या ट्रिपल किया जाता। कम से कम इतना तो किया जा सकता था कि हमारी कुल डिमांड का 60 से 70% डीजल हम खुद अपने देश में रिफाइन कर पाते, क्योंकि बांग्लादेश जब तक है तब तक डीजल की जरूरत भी हमेशा रहने वाली है। तो फिर सवाल यह है कि पिछले 50 सालों में रिफाइनरी कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाई गई, नई रिफाइनरीज क्यों नहीं बनाई गई? आमतौर पर कोई भी देश क्या करता है, वो अपनी एसेंशियल जरूरतों में मैक्सिमम सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश करता है, यानी 70 से 80% खुद मैनेज करे और बाकी 20 से 30% बाहर से ले ले। लेकिन बांग्लादेश के केस में इसका उल्टा हो रहा है। यहाँ लगभग 80 से 83% डीजल अब भी बाहर से सोर्स किया जाता है, जो डिपेंडेंसी को और बढ़ाता है। 20% নিজেরা রিফাইন করে, তাহলে গত 50 বছরেও বাংলাদেশপন্থী কোনো সরকার আমরা পাই নাই যারা এই রিফাইনারির ক্যাপাসিটি। हम सिर्फ 20% डीजल खुद रिफाइन करते हैं। इसका मतलब साफ है कि पिछले 50 सालों में हमें ऐसी बांग्लादेश फोकस्ड पॉलिसी नहीं मिली जो रिफाइनरी कैपेसिटी को डबल या ट्रिपल करके डिपेंडेंसी कम कर सके। दिलचस्प बात यह है कि ईस्टर्न रिफाइनरी लिमिटेड अभी करीब 15 लाख टन रिफाइन कर सकती है। एक सेकंड यूनिट बनाने की प्लानिंग भी थी, जिससे टोटल कैपेसिटी 30 लाख टन तक पहुंच सकती थी। लेकिन पिछले 15 सालों में इस सेकंड यूनिट को मंजूरी नहीं मिली, जबकि इससे अरबों डॉलर की बचत हो सकती थी। सिर्फ यही नहीं, रशियन क्रूड को रिफाइन करने लायक कोई नई रिफाइनरी भी डेवलप नहीं की गई। इसके उलट 2017 में शेख हसीना ने इंडिया के साथ 15 साल का इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन एग्रीमेंट किया। इस डील के तहत इंडिया की रिफाइनरी से पाइपलाइन के जरिए तेल बांग्लादेश लाया जाएगा। 2018 में पाइपलाइन का काम शुरू हुआ, 2022 में पूरा हुआ और 2023 से तेल सप्लाई शुरू हो गई। पाइपलाइन बनने से पहले 2022 में इंडिया से लगभग 85,000 टन ऑयल आया था, लेकिन पाइपलाइन बनने के बाद यह बढ़कर करीब 5 लाख टन हो गया। फर्क देखिए, 85,000 टन से सीधे 5 लाख टन। इससे यह आर्गुमेंट सामने आता है कि बांग्लादेश को धीरे धीरे इसेंशियल फ्यूल के लिए इंडिया पर ज्यादा डिपेंडेंट बनाया गया, जबकि ग्राउंड रियलिटी यह है कि इंडिया के पास खुद का सिग्निफिकेंट तेल रिजर्व नहीं है। वो भी दूसरे देशों से क्रूड तेल खरीद कर रिफाइन करता है। अगर पॉलिसी अलग होती तो पाइपलाइन पर इतना खर्च करने के बजाय रिफाइनरी कैपेसिटी बढ़ाने पर जोर दिया जाता, ताकि देश खुद तेल रिफाइन कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और यही बहस का मुद्दा बना रहता है कि प्रायोरिटी कहां दी गई, डोमेस्टिक कैपेसिटी बढ़ाने पर या एक्सटर्नल डिपेंडेंसी पर। পাইপলাইন আর নিজের দেশের স্বার্থ রক্ষায় রিফাইনারি বানানো হয় নাই। तो चूंकि इस वक्त हमारे पास रशियन क्रूड को रिफाइन करने लायक रिफाइनरी नहीं है और मिडिल ईस्ट से तेल खरीदने में भी दिक्कत हो रही है, इसलिए मौजूदा एनर्जी क्राइसिस को संभालने के लिए बीएनपी रशियन क्रूड खरीदने और उसे इंडिया में रिफाइन कराने की प्लानिंग कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें स्पेसिफिकली रशियन क्रूड के लिए ही रिफाइनरी बनानी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट से ऑयल सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसी कारण हमें रशिया से तेल खरीदना पड़ रहा है। लेकिन यह भी रियलिटी है कि रशियन तेल खरीदने के लिए कई बार वेस्टर्न कंट्रीज से अप्रूवल या इनडायरेक्ट प्रेशर का सामना करना पड़ता है, और अगर फ्यूचर में सैंक्शंस लगते हैं तो बांग्लादेश जैसी इकोनॉमी के लिए उन्हें हैंडल करना आसान नहीं होगा। यहां तक कि कई बड़े और पावरफुल देशों को भी सैंक्शन से भारी नुकसान हुआ है। इसलिए लॉन्ग टर्म रियलिटी यही है कि हमें फिर से मिडिल ईस्ट से ही तेल सोर्सिंग पर वापस जाना पड़ेगा। तो कम से कम इतना तो करना ही होगा कि मिडिल ईस्ट के क्रूड को रिफाइन करने की हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ाई जाए। यही मुख्य पॉइंट है, रिफाइनरी कैपेसिटी बढ़ाना, ताकि फ्यूचर में डिपेंडेंसी कम हो और एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत हो सके। এই হচ্ছে আমার দাবি। अब आते हैं इंडियन वीजा पर। हमारे फॉरेन मिनिस्टर हाल ही में इंडिया विजिट पर गए और वहां जाकर शायद एस जयशंकर से वीजा आसान करने की बात भी उठाई गई। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस के समय में इंडिया ने बांग्लादेशियों के लिए वीजा काफी हद तक बंद या रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। अब बांग्लादेश के लोग मेनली 3 कारणों से इंडिया जाते हैं। पहला, मेडिकल ट्रीटमेंट। दूसरा, स्टूडेंट्स का यूरोपियन एम्बेसी प्रोसेस या वीसा इंटरव्यूज। तीसरा, शॉपिंग और टूरिज्म। और इनमें से लगभग 85% लोग मेडिकल पर्पस के लिए जाते हैं।
अब जब कोई पेशेंट इंडिया जाता है तो सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, होटल, मेडिसिन, फूड, हर सेक्टर में पैसा खर्च होता है। तो जब कुछ समय के लिए बांग्लादेश से इंडिया जाना कम या बंद हो गया था, तब इंडिया के हॉस्पिटल्स, होटल्स और लोकल मार्केट्स पर उसका असर पड़ा। ये चीज लोगों ने खुद भी नोटिस की होगी। अब सवाल ये उठता है कि वीजा पॉलिसी में ही जाने से असल फायदा किसे ज्यादा होता है। দেখেছেন। সো বাংলাদেশের রোগীরা तो अगर बांग्लादेश के मरीज इंडिया ना जाएं तो सबसे ज्यादा असर इंडिया पर पड़ता है। कुछ डेटा भी देखिए। इंडिया के मेडिकल टूरिस्ट्स में करीब 54% बांग्लादेश से आते हैं और 2023 तक इसमें लगभग 83% की ग्रोथ देखी गई थी। बांग्लादेश के लोग जब विदेश में इलाज के लिए जाते हैं तो करीब 336.80 बिलियन टका खर्च करते हैं, और जो लोग इलाज के लिए बाहर जाते हैं उनमें से लगभग 80 से 90% इंडिया ही जाते हैं। यानी इस 336 बिलियन टका का लगभग 80 से 90% हिस्सा बांग्लादेश के लोग इंडिया में जाकर खर्च करते हैं। अगर इस ट्रेंड को देखें तो हर साल बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए इंडिया जा रहे हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही थी। लेकिन 2024 के प्रोटेस्ट्स के बाद जब बांग्लादेश से इंडिया जाना कम हुआ तो वहां का मेडिकल टूरिज्म करीब 35% तक गिर गया। अब सबसे अहम सवाल यह है, बांग्लादेश के मरीज बेहतर इलाज के लिए इंडिया क्यों जाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इंडिया में खुद को एलोपैथिक डॉक्टर बताने वालों में से करीब 31% सिर्फ SSC पास हैं और लगभग 57% के पास कोई प्रॉपर मेडिकल क्वालिफिकेशन ही नहीं है। यानी हर 2 डॉक्टर में से एक ने असल में मेडिकल की पढ़ाई ही नहीं की। रूरल एरियाज में तो कई रिपोर्ट्स में फेक डॉक्टर्स और सबस्टैंडर्ड मेडिसिन के मामले भी सामने आए हैं। तो सवाल यह है, हम अपने मरीजों को आखिर कहां भेज रहे हैं? जब मिर्जा फखरुल इस्लाम, आलमगीर या मिर्जा अब्बास जैसे बड़े नेता बीमार होते हैं तो वो सिंगापुर जाते हैं, लेकिन आम लोगों को दिल्ली भेजा जाता है। हर साल बांग्लादेश के लोग इलाज के लिए विदेश में करीब $5 बिलियन खर्च करते हैं, जिसमें से 80 से 90% इंडिया में जाता है। और हाल ही में खलीलुर रहमान इंडिया विजिट पर जाकर इस फ्लो को और आसान बनाने की बात करते दिखे। यानी बांग्लादेश का पैसा और डॉलर बाहर जाने का रास्ता और स्मूथ किया जा रहा है। যেটা করা যেত আমাদের হাতে যে चूंकि हमारे पास क्लियर डेटा और स्टेटिस्टिक्स हैं कि हम हर साल फॉरेन ट्रीटमेंट पर कितना खर्च करते हैं, लगभग $5 बिलियन, तो सिंपल कैलकुलेशन ये कहती है कि अगले 5 साल में ये खर्च करीब $25 बिलियन तक पहुंच सकता है और आगे तो ये और भी बढ़ेगा। अब सोचिए, अगर इसी $25 बिलियन को हम अपने देश में इन्वेस्ट करें, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स बनाने में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मेडिकल यूनिवर्सिटीज डेवलप करने में और उन स्पेसिफिक डिजीजेस के एडवांस ट्रीटमेंट फैसिलिटीज तैयार करने में जिनके लिए बांग्लादेश के मरीज इंडिया जाते हैं, तो क्या होगा? सबसे पहला फायदा, मरीजों को बाहर जाने की जरूरत कम हो जाएगी। दूसरा, जो लगभग $5 बिलियन हर साल बाहर जा रहा है उसका 70 से 80% तक देश में ही बचाया जा सकता है। तीसरा, लोगों को विदेश जाकर होने वाली परेशानी, एक्स्ट्रा खर्च और हैरेसमेंट से भी राहत मिलेगी। चूंकि हमारे पास क्लियर डेटा और स्टेटिस्टिक्स हैं कि हम हर साल फॉरेन ट्रीटमेंट पर कितना खर्च करते हैं, लगभग $5 बिलियन, तो सिंपल कैलकुलेशन ये कहती है कि अगले 5 साल में ये खर्च करीब $25 बिलियन तक पहुंच सकता है और आगे तो ये और भी बढ़ेगा। अब सोचिए, अगर इसी $25 बिलियन को हम अपने देश में इन्वेस्ट करें, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स बनाने में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मेडिकल यूनिवर्सिटीज डेवलप करने में और उन स्पेसिफिक डिजीजेस के एडवांस ट्रीटमेंट फैसिलिटीज तैयार करने में जिनके लिए बांग्लादेश के मरीज इंडिया जाते हैं, तो क्या होगा? सबसे पहला फायदा, मरीजों को बाहर जाने की जरूरत कम हो जाएगी। दूसरा, जो लगभग $5 बिलियन हर साल बाहर जा रहा है उसका 70 से 80% तक देश में ही बचाया जा सकता है। तीसरा, लोगों को विदेश जाकर होने वाली परेशानी, एक्स्ट्रा खर्च और हैरेसमेंट से भी राहत मिलेगी। $5 बिलियन देश में कैसे रखा जाए, इस पर प्लानिंग नहीं होती। यही हकीकत है। अमीर लोग अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, मिडिल क्लास सिंगापुर जाएगा और लोअर मिडिल क्लास दिल्ली जाएगा। लेकिन गरीब लोग, हम जैसे आम लोग देश में प्रॉपर इलाज ना मिलने की वजह से परेशान होते रहेंगे। अब बात आती है पॉलिटिकल माइंडसेट की। अगर जो लोग पॉलिटिक्स को ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं उनके पास मिनिमम कॉमन सेंस होता और आम लोगों के पास भी उतनी अवेयरनेस होती तो सिचुएशन अलग हो सकती थी। जब नेता इलाज के लिए सिंगापुर या विदेश जाने की कोशिश करते तो लोग सवाल करते, आप भी वहीं इलाज कराइए जहां हम कराते हैं। अगर सिस्टम कमजोर है तो उसे ठीक कीजिए। सीधी बात यह है, इंडस्ट्री बनाइए, जॉब्स क्रिएट कीजिए, रिफाइनरी डेवलप कीजिए, डिपेंडेंसी कम कीजिए, मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बनाइए ताकि हमारे मरीजों को बाहर ना जाना पड़े, देश सेल्फ रिलायंस बने, लोगों की परेशानी कम हो और एक वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ा जा सके। क्योंकि इंडस्ट्री, हॉस्पिटल या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से कोई नहीं रोकता, जरूरत है सही प्रायोरिटी और एग्जीक्यूशन की। বানাতে তো আপনাকে কেউ আটকাবে না। সো আমার এই ভিডিওর মোটো একদম तो मेरी इस वीडियो का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। ये कोई सिंपल क्रिटिसिज्म नहीं है बल्कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, ताकि हम खुद समझ सकें कि कैसे फॉरेन पावर्स, खासकर उनके डोमिनेंस से निकलकर हम सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। हमारी जो इच्छा है, जो एस्पिरेशन है, वो ये होनी चाहिए कि जो भी सरकार सत्ता में है वो धीरे धीरे बाहरी निर्भरता कम करे और देश को अपने पैरों पर खड़ा करे।
ताकि हमें हर चीज के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड ना रहना पड़े। मेरा मैसेज सीधा है, प्लानिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी दूसरे देश को खुश करने के लिए अपने ही देश के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कर दिए जाएं और बदले में सत्ता में बने रहने की उम्मीद रखी जाए। जिसके पास ऐसा प्लान था वो आखिरकार सालों साल सत्ता में टिक नहीं पाया, उसे अंत में भागना पड़ा। बांग्लादेश के इतिहास में पहले कभी ऐसा अपमान नहीं हुआ है। सो बी द पीपल ऑफ बांग्लादेश। अल्लाह हाफिज। सबसे पहले इफ्तिकार अहमद ने लिखा है कि आई हैव अ प्लान क्रॉस्ड, आई हैव अ इंडियन प्लान राइट। उसके बाद ग्रॉय पीरियम ने लिखा है कि यूनुस के टर्म के पूरे समय के दौरान इंडियन मीडिया ने दिन रात 24 घंटे बांग्लादेश के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा चलाया और जैसे ही तारिक देश आया सारा प्रोपेगेंडा बंद हो गया। तभी समझ गया था कि तारिक इंडिया का प्लांट है। इंडिया और बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस सोचते हैं कि जनता घास खाती है। उसके बाद मसूद राणा ने लिखा है कि तारिक भारत की दलाली कर रहा है। उसके बाद अंकोन रॉय ने लिखा है कि चाहे जितना बोलो इंडिया के बिना कोई रास्ता नहीं। उसके बाद मिजानुल इस्लाम ने लिखा है कि देश के गद्दार को भगाकर हमने एक मुनाफिक को सत्ता दे दी। कहावत है, चोर को भगाकर डाकू को घर में घुसा लिया। उसके बाद उमर फारूक साद ने लिखा है कि अवामी लीग और धान का शीश यानी बीएनपी सिंबल, इन दोनों सांपों का जहर सेम ही है। उसके बाद सुल्ताना परवीन ने लिखा है कि अब से कोई भी लीडर इलाज के लिए विदेश जाएगा तो एयरपोर्ट घेराव किया जाएगा। उसके बाद बांग्लादेश बेस्ट कंट्री ने लिखा है कि एक और रेवोल्यूशन होगी। उसके बाद शॉर्ट वन शॉर्ट्स ने लिखा है कि कुछ भी होते ही इंडिया को घसीटना एक विक्टिम कार्ड बन गया है। क्या अब कोई और काम या बहाना नहीं बचा? उसके बाद सोवियत यूनियन ने लिखा है कि भाई तुम्हारा वीडियो साबित करता है कि पिछले 54 सालों में जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने बांग्लादेश पर राज किया उन्होंने कभी भी देश को सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनने दिया, इंडिया के हित पूरे करने में लगे रहे। उसके बाद मोहम्मद शरीफ मियां ने लिखा है कि बांग्लादेश में नई पार्टी के बिना ये सोच बदलने वाली नहीं है। उसके बाद मोफिदुल इस्लाम ने लिखा है कि यूनुस सरकार ने 10 रिफाइनरी बनाई, बांग्लादेश में नहीं इंडिया में। उसके बाद शाहनूर आलम ने लिखा है कि हम वही जनता हैं जो अपने देश का भला नहीं चाहती, इंडिया का भला करती है, यही हमारी सोच की आजादी है। उसके बाद रिमझिम बृष्टि ने लिखा है कि सऊदी और इंडिया मिलकर रिफाइनरी बनाते हैं और सस्ता क्रूड ऑयल सप्लाई करते हैं, इससे दोनों देशों को फायदा होता है। बांग्लादेश भी सऊदी के साथ ऐसा कर सकता है। उसके बाद सोवियत यूनियन ने लिखा है कि बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के बिना शायद कुछ कर ही नहीं सकती, इसका असली कारण मैं कभी समझ नहीं पाया। नेपाल कर सकता है तो हम क्यों नहीं। उसके बाद मोहम्मद सियाम्ब्रो ने लिखा है कि ये चीजें बहुत दुखद हैं, हमारी करंट जनरेशन तक पार्टी की चाटुकारिता से बाहर नहीं आ पाती। स्कूल लाइफ से ही उन्हें ये नहीं सिखाया जाता कि देश कैसे चलेगा, उनके दिमाग में बस बंगबंधु और जिया की फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स है। बांग्लादेश कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। उसके बाद मार्क इंजीनियर 7 ने लिखा है कि अवामी लीग इज इक्वल टू बीएनपी। उसके बाद नियामुल हक नोमान ने लिखा है कि रेल में पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय देश में ऑयल रिफाइनरी बनानी चाहिए और लोन लेकर काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद अंतु घोष ने लिखा है कि इंडिया को छोड़कर बांग्लादेश कभी नहीं टिक सकता, चाहे कोई भी सरकार आए। उसके बाद JOCRZ ने लिखा है कि इस देश की मीडिया पूरे दिन डॉक्टर्स को बदनाम करती है ताकि लोग इलाज के लिए इंडिया जाएं। उसके बाद मोहम्मद बप्पी ने लिखा है कि आई हेट बांग्लादेश गवर्नमेंट, अगर मौका मिला तो मैं इस देश में कभी नहीं रहूंगा। उसके बाद रोर ऑफ द नेशन ने लिखा है कि भाई सबसे ज्यादा बुरा लगता है यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले पॉलिटिकल ब्रेनलेस नेताओं को देखकर। ये लोग जनता के पैसे से पढ़ते हैं, फिर गंदी राजनीति करते हैं, देश या जनता के बारे में कुछ नहीं सोचते। इन पर धिक्कार है भाई, आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, इनके खिलाफ आप जैसे लोगों को ही आवाज उठानी होगी। उसके बाद मुर्दोन्नो ने लिखा है कि जो देश कभी अपनी भलाई नहीं समझेगा उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद जर्नी बाय एंटरटेनमेंट ने लिखा है कि आखिरी बार फिर से युद्ध के मैदान में उतरे हैं, कठिन युद्ध